नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ। उस आत्मकथा का अंश हमारी अनिवार्य हिंदी पीयूष प्रभा जो द्वितीय पाठ्य पुस्तिका है उसमें दिया गया है। सबसे पहले हम पाठ परिचय को देखेंगे और उसके बाद में सत्य के प्रयोग जो आत्मकथा अंश है उनकी मूलभूत चीज़ें जो हमारी इस पुस्तक में उद्धृत है इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज जिनसे आपको हम मिला सकें या आप और हम उस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो सकें। पाठ परिचय में देखिए कि इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है, यानी कि पूरी नहीं है बल्कि उनके कुछ एक अंश है। और पाठ का सभ्य पोशाक में अंश जो है वो जहाँ विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है कि जो सभ्य पोशाक में विद्यार्थी जो छद्म आकर्षण है उनसे हट करके विद्यार्थी बने, इस चीज़ की प्रेरणा देता है। और अगला जो है बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधती है। तीसरा जो है आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। अगला आपका शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार सहयोग समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म में स्वावलंबन और स्वदेशी की महत्ता क्या है उसको उजागर किया है। इस प्रकार गांधी जी की ये जो आत्मकथा सत्य के प्रयोग है इसमें हमें सात्विक और सार्थक जीवन जीने का या सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। अब हम मूल पाठ को पढ़ेंगे जिसमें जो भी अंश लिए गए हैं उनमें से प्रत्येक की चर्चा जहाँ समीचीन होगी रुक रुक करके करेंगे। तो चलिए देखते हैं मूल पाठ को। मूल पाठ में जो पहला पाठ है वो सभ्य पोशाक में है कि अन्न आहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। साल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया, यानी कि अधिक पुस्तकों को पढ़ने की जो जिज्ञासा महात्मा गांधी के अंदर आई वो साल्ट की पुस्तक से आई। जितनी पुस्तकें मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आर नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों अवतारों और पैगंबरों के आर का और आर विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है हार्वर्ड विलियम्स की पुस्तक आर नीति में। और आगे पाइथागोरस ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। फिर आपके डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की नीति, ये डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की है। इस पुस्तक को भी उन्होंने आकर्षक माना है कि साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। और फिर आप आगे देखेंगे कि डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे और वे बीमारी को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। और फिर आप आगे देखिए कि इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों में मैं तो का स्थान प्राप्त कर लिया कि आहार के विषय में किस चीज़ का सेवन करना चाहिए या अनाहार के विषय में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है। तो इन सारी पुस्तकों ने महात्मा गांधी को प्रेरित किया या उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने में योगदान दिया। आरंभ में इन प्रयोगों ने आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बन जाती है या सर्वोपरि हो जाती है। फिर हम आगे देखेंगे, थोड़ा विषय वस्तु पर आएंगे क्योंकि कंटेंट जो था वो हमारे हट गया है, इसके लिए हमें भी खेद है। अब आप आगे
इससे आगे देखेंगे तो अब देखिए ये हमारा पाठ आ गया। यहाँ से आगे इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यानी कि उनको लगा कि मांस खाना चाहिए, मांस का सेवन करना चाहिए। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूँगा। वे जानते थे कि मैं अनार विषय पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा। गांधी जी जो पुस्तकें पढ़ते थे उससे उनके साथियों को लगा कि ये मांस का सेवन नहीं करेगा, जबकि उस समय जो सभ्य समाज या अंग्रेजी व्यवस्था या पाश्चात्य जो व्यवस्था थी उनमें लगा कि अंग्रेज़ों के साथ साथ हमें भी मांस का प्रयोग करना चाहिए और प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पौथी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया। अब देखिए कि उनके मित्र कहाँ जाते हैं। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ होबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह एक गृह महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने एक प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया और मित्र समझकर चिढ़कर मुझसे बुलाया। क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। यानी कि गांधी जी मांस के सेवन से दूर रहते थे, जबकि वो जो प्लेट मंगाई गई थी उसमें मांस विद्यमान था। अब देखिए उनका मित्र कहता है, ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देख लो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा। प्रस्ताव यही था कि आप यहाँ से चले जाएं, कहीं और जाकर के भोजन करें, और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अनार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, यानी कि मैं क्या कहूँ। अब आप आगे देखिए। लेकिन ये हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे प्रेम को मैं पहचान सकता था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। यानी कि ये खान पान के विषय में उनके मतांतर अलग है, लेकिन प्रेम और आदर का विषय जो है वो उन दोनों में बराबर रहता है, जो इससे पहले या उस घटनाक्रम से पहले भी रहा। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अनारी की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपने सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, और इस विचार से मैंने क्या किया, अब आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। महात्मा गांधी ने 19 शिलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई। यानी कि यह सभ्य होने के सलीके का प्रयास किया गया और वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार ना था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की, और देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर
ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकलने में रोज़ लगभग 10 मिनट तो बर्बाद ही होते थे। यानी कि जो आईना होता है हजामत बनाने के लिए भी नहीं मिलता था, और हमारे महात्मा गांधी के बड़े आईने के सिवाय चलता तक नहीं था। ये सभ्यता के लक्षणों को प्रकट करता है उस समय के या उनके अध्ययन क्रम के दौरान। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज़ लड़ाई चलती थी, और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था, और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। फिर आप आगे देखिए। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी नहीं थी, यानी कि इतना ही नहीं, अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने देखिए, ये विद्यार्थी जीवन में छद्म आकर्षण को त्याग करके अपना नियत कर्म या निर्दिष्ट कर्म करने की बात कही गई है कि मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण भी करना चाहिए, यानी कि आना चाहिए। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी को लगती है कि सभ्य पुरुष के लिए होनी चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। कहने का आशय है कि गांधी जी उनके ताल को, उनके सुर को या उसके तराने को नहीं समझ पाते थे। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा। उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा, यानी कि सौंदर्य के लिए, सभ्यता के लिए, पाश्चात्य वातावरण को ग्रहण करने के लिए मैंने भी कई सारे काम करने शुरू कर दिए। वायोलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायोलिन खरीदने में गंवाई और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा कि किस प्रकार से लच्छेदार भाषण देने का सलीका सीखा जाए, और उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूनिस्ट पुस्तक खरीदी, पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई। मैं जागा, यानी कि चेतना किसने भरी? बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूनिस्ट ने। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ देना चाहिए। तो एक नशा चढ़ा था महात्मा गांधी को, और वो नशे की जो सनक है वो बेल के उस किताब को पढ़ करके या उस भाषण को पढ़ करके दूर हो जाती है। और फिर क्या होता है कि इन विचारों की धुन में मैंने उपर्युक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी ये सनक जो है वो लगभग 3 महीने चली होगी, और पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली। पर अब मैं विद्यार्थी बना, तो इस तरह से सभ्य पोशाक में या इस तरह से विद्यार्थी जीवन में ये छद्म आकर्षण काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विद्या को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विद्या का अर्जन करें, और वही विद्या का अर्जन विद्यार्थी की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। और दूसरा अंक जो है सत्य के प्रयोग आत्मकथा का, वो है बलवान से बढ़त।
अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना था, वो जोहान्सबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ रही है। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और मेरी भी यही भावना थी कि यदि यह सड़ंद दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ है, तो इसके लिए प्रयास मुझे करना ही होगा, ऐसा महात्मा जी को लगता है। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उन्होंने स्वयं लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना बहुत मुश्किल है। ऐसी सलाह पुलिस अधिकारी और इनके बीच में मशविरा होता है। और उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें, ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। ये विश्वास या दिलासा महात्मा गांधी को उस पुलिस अधिकारी ने दिलाया और मुझे तो विश्वास था। दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव 2 के नाम वानट निकाले। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्रायः प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। या मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। यानी कि इतने खूंखार अधिकारी जो भ्रष्टाचार में एक प्रकार से कुख्यात हो गए। और इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला। प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका, फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है कि बुद्धि का प्रयोग अगर उपयोग अपराध को छिपाने के लिए होता है तो वो बुद्धि भी अप्रिय हो जाती है। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। तो ये एक प्रकार से वकील होने के नाते किस तरह से उन्होंने केस को लड़ा और हाँ, जीता भी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अदम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। यानी कि मैं इंडिविजुअल उनसे नाराज नहीं था। उनके कृत्य को लेकर के, उनके कर्तृत्वों को लेकर के मेरा विरोध था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत ने मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया और उन्हें नौकरी भी मिल गई। फिर आप आगे देखें कि मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था
ये तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और ये अहिंसा का एक विशेष अंग है। तो इस तरह से विश्वास जो जीतना चाहिए एक वकील को, एक लायर को, महात्मा गांधी ने वहाँ जीता। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा सादर और दया रहनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है पर उसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण संसार में विष फैलता रहता है। और आगे देखिए आप कि सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण ये अनुभव करता हूँ कि जब तक ये अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना तो शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो आपके विरुद्ध, अपने आप के विरुद्ध झगड़ने के समान है। कि व्यवस्था के प्रति तो हम विद्रोह करें, विरोध करें, लेकिन व्यवस्थापक के प्रति नहीं, क्योंकि हम सब एक ही कुंची में रचे गए हैं, एक ही ब्रह्म की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित हैं और व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। और इस तरह से आपका ये हो गया। अगला है बलवान से भिड़ंत। इसमें भी आपने देखा कि अधिकारियों के साथ में या उनके अत्याचारों का प्रतिकार किस प्रकार से महात्मा जी करते हैं। अगला तीसरा जो अंक है वो है आत्मिक शिक्षा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा क्या जरूरत है? आत्मा की शिक्षा या आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धम्मगित्थों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों को या साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टालस्टाय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा, उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है कि चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। और इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। यानी कि व्यक्ति को आत्मिक रूप से शिक्षित करना या आत्मिक प्रोन्नत करना ये शिक्षा का मूल आधार है। ऐसा महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि तत्कालीन और आजकल के सारे विचारक या दार्शनिक इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। तो आप देखिए, मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है भ्रम? कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी यानी कि स्थगित रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। अब अगला आप देखिए कि आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु उससे मुझे संतोष नहीं होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि ये ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा शिशु की आत्मा को हिला सकता है। आज से स्पष्ट है कि वो भी आत्मिक रूप से संबलित हो या शिक्षक भी आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहिए। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो व्यर्थ हो जाएगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। मैंने देखा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह
समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतम जो संयम है वो इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। यानी कि ऐसा आचरण बनाना ताकि जो स्टूडेंट्स या विद्यार्थी है वो भी इस चीज़ को अमल करें, अनुसरण करें। अब आप आगे देखिए कि आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता था, बदमाशी करता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया, मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची। इससे वह रोया न था। अगर वह मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उनमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर भी सुगठित था, पर मेरे रूल में उन्हें मेरे दुख का दर्शन हो गया और इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया। लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया है। कहने का अर्थ है कि उस बच्चे के उस कृत्य का समाधान पीटना नहीं था, जो कि मैंने आत्मा का अवमूल्यन किया है। बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। यानी कि मेरे दुख के लिए, मेरी तकलीफ़ के लिए वो अगर रूल मारता तो मुझे तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन और भी पुट विद्यमान था। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता ये मैं नहीं कह सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश कर दिया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो ये तीसरा अंक पूरा हुआ। अगला जो चौथा अंक है उनका नाम है शांति निकेतन। अब शांति निकेतन देखिए, इसमें है कि राजकोट से मैं शांति निकेतन गया, तो राजकोट के बाद में शांति निकेतन में गांधी जी का आना होता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। और वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहले मिला। तो प्रथम मुलाकात काका साहब कालेलकर से होती है। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे ये मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा संबंध था या अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रही है। और उनकी अनेक भावनाओं में से ये एक था कि विद्यालय में भी पारिवारिक भावना होनी चाहिए। और इस विचार से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए। उसमें कालेलकर को काका नाम मिला, फड़के मामा बने, हरिहर शर्मा अणा कहलाए और दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए। काका के साथी के रूप में आनंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा विद्यालय परिवार बन जाता है। और उसके बाद में इस कुटुंब के उपर्युक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने, देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे।
साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध न छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे और इसी मंडल के एक और सदस्य, कौन, वो थे चिंतामणि शास्त्री, भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। अब आप आगे देखिए कि शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया, जहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे, और फिनिक्स आश्रम जो कि गांधी जी के द्वारा स्थापित है कि सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते थे और कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रू तो यहाँ थे ही, प्रियसर थे, जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षितिमोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में तो घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ के शिक्षकों के सामने ये बात रखी कि वैतनिक रसोइये के बदले शिक्षक और विद्यार्थी क्या करें, स्वयं रसोई अगर बना लें। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोईघर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी जो है वो स्वावलंबन और स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीख सकेंगे। ऐसा गांधी जी का मानना था। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया, कुछ लोगों को ये प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज़ फिर यह कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हों तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है, यानी कि यह स्वराज का एक प्रकार से रास्ता है। कविश्री ऐसा बताते हैं। फिर आप आगे चलें कि पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। ठीक है, उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की, रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू जुट जाते हैं और उन लोगों की कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा, यानी कि मन प्रसन्न हो गया। जैसा प्रस्ताव था उनको अमली जामा मिला। गांधी जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे, अतएव रोज चर्चाएं चलती। कुछ लोग थक जाते, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे। वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते। बड़े बड़े बर्तन मांजना जो था ना, वो पियर्सन का ही काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे। कौन? जो बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थी, उनकी थकान उतारने के लिए विद्यार्थी सितार बजाने का काम करते थे और विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों के छत्ते की भांति गूंज उठता है। फिर आप आगे देखिए कि इस प्रकार के फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वे रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया था। यही नहीं, बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था, अतः भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका लिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया गया था। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सका था। अब आप आगे देखिए, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे ज़बरदस्ती ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का समाचार मिलता है। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए।
मंदिर में विशेष सभा की गई। ये गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ और पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया। बाकी सब शांति निकेतन में रहे। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के अवसान का समाचार जब पूना से मिलता है तो राजकोट से शांति निकेतन आने वाले गांधी जी अपनी पत्नी और भाई मगनलाल गांधी के साथ वहाँ से चल दिए। फिर क्या होता है कि बर्दवान तक एंड्रूज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा, इसकी कोई कल्पना आपको है? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी तक 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश का भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न तो बनाना है न प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्सर से पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की ज़रूरत होगी तो भी कहूँगा या तभी मैं कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। गोपाल कृष्ण गोखले हमारे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अब आप आगे देखिए कि यहाँ कहना अप्रस्तुत नहीं होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और वे कहते थे कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। और हमारा अब अंतिम अंक है, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है, हमने गतिशीलता के साथ में समझने की कोशिश करी, फिर भी बहुत बड़ा पाठ। खादी का जन्म, अगला प्रकरण। खादी का जन्म में मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने हिंद स्वराज में ये माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज मिल सकेगा। सन 15 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया गया। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालमपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाले आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझा ली। फिर आश्रम में एक के बाद एक नए बुनने वाले तैयार हो गए। हमें तो अब कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिलकर कपड़े पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि हथकरघे पर देसी मिल के सूत का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते थे, इन सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था और देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी जो मिलें थी वो महीन सूत कातती नहीं थी, यानी कि बड़ा बड़ा सूत कातती थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही कातती है, बहुत महीन तो कात ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से ये गारंटी देनी पड़ी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा ताकि बुनकरों को फ़ायदा तो मिले। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ
कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूँ हम काटने वाली मिलों के अवैधानिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। वे हाथ करगों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती। अब आप आगे देखिए, ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ। आगे देखिए, लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न ही चरखे को काटने वाला या चलाने वाले मिलना मुश्किल था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। यानी कि अनभिज्ञ थे सारे लोग। एक बार कालिदास वकील जो है वो एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नया काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ नहीं लगा, तरीका वो सीख नहीं पाए। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। इजारा ठेके को कहा जाता है कि स्त्रियां यह काम करती थी, अतएव कोने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। अब आप देखिए कि सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोच शिक्षा परिषद में घसीट ले आए थे। वहाँ माँ सासी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतः जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं जो थी बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ और चाहे जहाँ अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थीं। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में होता है। कहाँ? गोधरा की परिषद में होता है। और अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और आगे दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की जो प्रतिज्ञा है उन्होंने मेरे बोझ को हल्का कर दिया। यानी कि वो गंगाबाई महात्मा गांधी के लिए जिस प्रकार दमयंती को नल मिल गए, इसी प्रकार महात्मा गांधी को ये विधवा महिला मिल गई जो चरखे के संबंध में ज़्यादा जानकारी रखती थी। इस तरह से हमारा सत्य के प्रयोग आत्मकथांश मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा होता है। पाठ दरअसल बड़ा था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी मोटे रूप में देखें तो बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ में पढ़ा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा सुना तो भी और पूरा भी नहीं सुना फिर भी हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, ताकि ये चैनल जितना व्यापक होता जाएगा उस अनुपात में हमारे नए वीडियोज हिंदी के संबंध में या तत्संबंधित जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे वो सबसे पहले आप तक मिलेंगे इसी आशा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।